जय हिंद। प्राचीन भारत में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक एक बात को अच्छी तरह समझते हुए। इससे पहले हम लोग पढ़े गुप्त वंश। गुप्त के बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में बहुत सारे राजा बने, जिसमें वर्धन वंश जो है बहुत ही शक्तिशाली बना। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हर्षवर्धन जो है बहुत शक्तिशाली राजा बना। इसके पीछे बहुत ही रोमांचक भरा मारधार एक्शन से भरपूर कहानी है। तो चलिए जानते हैं पहले पुष्यभूति या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख था। मेन रूप से याद रखिएगा, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौर और मौखरी, चार गो इसका कहानी आएगा बाद में। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश जो था वो सबसे विशाल साम्राज्य, खास करके हर्षवर्धन के समय जो है पुष्यभूति वंश के, पुष्यभूति यानी वर्धन वंश, तो वर्धन वंश के हर्षवर्धन जो थे सबसे विशाल साम्राज्य का स्थापित किए। तो उससे पहले का क्या कहानी है ये आज हम लोग जानेंगे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक अगर पूछे तो उसका नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में, लेकिन अभी वर्तमान इसको क्या कहा जाता है, थानेसर स्थान, थानेसर स्थान पर। यानी थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में, जहाँ पर वर्धन वंश था। एक का तो पता चल गया लोकेशन। अब चलते हैं थानेश्वर यानी वर्धन वंश, थानेश्वर वाले वर्धन वंश के बारे में। प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक थे। कैसे? तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। जैसे श्रीगुप्त थे, क्या थे, महाराज थे, तो ये छोटे मोटे राजा हो गए। लेकिन जैसे ही महाराजा धीराज हो जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, यानी बहुत बड़ा राजा हो गया, तो ये परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, तो एक सम्मानजनक उपाधि था। चलते प्रभाकर वर्धन से ही तो कहानी शुरू होता है। क्या है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री हुआ। 2 पुत्र कौन कौन थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और 1 कन्या यानी पुत्री राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। राजश्री का विवाह किससे हुआ, ग्रह वर्मा से। अब जानते हैं किसका कहाँ लोकेशन और किस तरह से मारधार हुआ। देखिए लोकेशन, देखिए पहले ऊपर जो है हरियाणा में थानेश्वर था। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राजवर्धन, हर्षवर्धन, 1 बेटी राजश्री। इधर बंगाल में, बिहार बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में गौर शासक शशांक था और एमपी में मालवा में देवगुप्त था। शशांक और देवगुप्त की अच्छी दोस्ती थी। शशांक और देवगुप्त की दोस्ती एकदम पक्की दोस्ती थी। और इधर जो है बीच में कन्नौज, यूपी में जो कन्नौज है उसके शासक थे ग्रह वर्मा। बंगाल के शासक शशांक, मालवा के शासक देवगुप्त, जो कि उत्तर गुप्त कहे जाते हैं। यानी गुप्त के बाद जो है यही वंश चला, गुप्त, उत्तर गुप्त। तो ये कहते हैं कि हम भाई गुप्ते के वंश के हैं। और इधर जो है हरियाणा में थानेश्वर, थानेश्वर में कौन थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन जो है अपनी बेटी राजश्री का विवाह जो है, देखें कि हम मजबूत है और इधर कन्नौज जो है बहुत मजबूत है, तो कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से कर दिए। ग्रह वर्मा से राजश्री का शादी कर दिए। अब ये जो है देवगुप्त को अच्छा नहीं लगा। देवगुप्त को अच्छा नहीं लगा, देखा कि तब मजबूत हो जाएगा कन्नौज, और पहले से ही मजबूत है, हमसे टेंशन है। ये दोनों समझिए रिलेशन, ये दोनों की दोस्ती, मेन यही कहानी है। अभी जो है देवगुप्त जो है क्या किया, देवगुप्त उठा और मार दिया ग्रह वर्मा को। ग्रह वर्मा को मार करके इसकी जो पत्नी थी राजश्री, राजश्री को बंदी बना लिया, इसको बंदी बना लिया। अब जब ये बात का सूचना जब राजश्री के बड़े भाई राजवर्धन को चला, क्योंकि बड़ा भाई था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अरे बा हमारे बहन को बंदी बना लिया है, हमारे बहन के हस्बैंड को मार डाला है देवगुप्त ने, तो कहा रुको, देवगुप्त को हम छोड़ेंगे नहीं,
हमारे बहन के हस्बैंड को मार डाला है। तो राजवर्धन गए और देवगुप्त को मार डाले। राजवर्धन गए और क्या किए, देवगुप्त को मार डाले। अब बेचारा देवगुप्त जो है, देवगुप्त तो इसको मार दिया था ग्रह वर्मा को, तो ग्रह वर्मा को मारा और बहन को बंदी बना लिया था, उसका बदला ले लिए वर्धन वंश के राजवर्धन ने देवगुप्त को मार करके। लेकिन अब देवगुप्त का एगो दोस्त था शशांक। शशांक कहा कि अरे राजवर्धन हमारे दोस्त के तू मारता है। तो शशांक क्या किया कि हमारे दोस्त के तू मारता है, देवगुप्त के मार दिया, तुमको कुछ हो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त को कैसे मार दिया। इस शशांक उठा और राजवर्धन को मार डाला। राजवर्धन को मार डाला, न गलती देखा न सही, बस शशांक शैव धर्म का उपासक था, यही जो है बोधि वृक्ष को कटवाया था। राजवर्धन को मार डाला। अब बताइए राजवर्धन का जो छोटा भाई है हर्षवर्धन, इसको गुस्सा आइबे करेगा। हर्षवर्धन जो है उसको पता चला क्या रे बा, ये तो शशांक जो है हमारे भाई को मार दिया। हर्षवर्धन गया और शशांक को पराजित कर दिया, मारा नहीं पराजित कर दिया। शशांक थोड़ा मजबूत शासक था, लेकिन हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके और कन्नौज जो है फिर से स्वतंत्र करा लिया। तब इसकी बहन बोली, राजश्री को भी स्वतंत्र करा लिया और कन्नौज को भी। तो बहन बोली कि क्या भैया से हमको यहाँ पे अकेले रहेंगे, से आप क्या कीजिए ना, थानेश्वर से जो है राजधानी कन्नौज ले आइए। और इस तरह से जो है हरियाणा से लेकर के इधर कन्नौज तक, मतलब ये मार काट में हर्षवर्धन को बहुत फ़ायदा हुआ। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन जो राजगद्दी पर बैठा, और समझिए कि पूरा क्षेत्र का जो है हर्षवर्धन शासक हो गया और कन्नौज से ही शासन करने लगा। ठीक है, यही सब बातें यहाँ लिखा हुआ है। मालवा के शासक देवगुप्त क्या किया, ग्रह वर्मा के मार डाला और राजश्री को क्या किया था, बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ बताइए, राजवर्धन को गुस्सा आया कि हमारे बहन के हस्बैंड को मार डाला और बहन को बंदी बना लिया, तो ये देवगुप्त जो है उसको मार डाला राजवर्धन। परंतु देवगुप्त के मित्र कौन था, गौर नरेश शशांक, वो धोखा देकर के राजवर्धन को मार डाला। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। बोधगया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था शशांक। हुआ यह था ना कि जो हर्षवर्धन था वो क्या किए थे, जब इनके समय में हर्षवर्धन के समय कौन आए थे, हेनसांग, तो थोड़ा बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। हर्षवर्धन पहले शैव था, तो क्या हुआ, इसको बहुत गुस्सा आया शशांक के, अरे शिव भगवान में कम पावर है जो तुम बोधि वृक्ष भगवान बौद्ध धर्म अपना लिया है। अभी क्या किया, गुस्सा से जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया शशांक। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष का था हर्षवर्धन, थानेश्वर गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बोले ना कि क्या किया, भाई के मृत्यु का बदला लिया, शशांक को हराया और कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया, बहन को छुड़ाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच अब हर्षवर्धन का पावर बढ़ा, तो सोचा कि चलो नीचे भी देख लेते दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में उस समय पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय बहुत ताकतवर राजा थे, कहा चलो फरिया लेते हैं। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ताकतवर था, तब बोला कि खबरदार जो नीचे आया। तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और उसमें जो हर्ष से हार गया। हर्षवर्धन को ही हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, मजबूत शासक था। तो नर्मदा नदी जो है दोनों का सीमा बन गया कि तुम नर्मदा नदी से ऊपर रहो, हम नीचे रहेंगे। बेचारा पराजित होकर हर्षवर्धन वापस लौट गया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हो गया। ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था भारत। हुएनसांग, और उससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, एकदम राजकुमार की तरह रहता था, पूरा सोना चांदी पहनता था। नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने आया था। और फाहियान को पूछे तो फाहियान पढ़ने नहीं आया था, सिर्फ बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने आया था। याद रखिएगा हुएनसांग के बारे में, हुएनसांग पढ़ने आया था लेकिन फाहियान पढ़ने नहीं आया था, सिर्फ बौद्ध ग्रंथ बौद्ध पांडुलिपि को संग्रह करने आया था। आगे चलते हैं। हर्ष 641 ईस्वी में, हर्ष जो है 641 ईस्वी में अपने दूत को चीन भेजा था। 641 ईस्वी एवं 45 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आया। हर्षवर्धन के दरबार में 2 चीनी दूत आया था और अपने भी भेजा एगो दूत। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। जो कश्मीर के शासक था उसको बुद्ध के दांत का जो अवशेष था प्राप्त किया कि भाई बौद्ध धर्म को हम माने हैं, हमें दंत अवशेष दीजिए।
हर्ष के पूर्वज जो है, देखिए यहीं पे कहानी, हर्ष के पूर्वज जो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, यही गुस्सा चढ़ गया उसको शशांक को कि हम भी शिव के, भगवान शिव का बड़का भक्त था, कहा कि रे तुमको शिव धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, ये बौद्ध धर्म अपना लिया, जाके पेड़े काट दिया बोधि वृक्ष। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया, वह पूर्ण बौद्ध बन गया। इसी से गुस्सा हो गया भाई शशांक, जाके बोधि वृक्ष काट दिया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय महायान समझ रहे हैं, महायान शाखा जिसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति पूजा, तो उस टाइप का शिक्षा का जो है प्रधान केंद्र था नालंदा महाविहार। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया गया था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हुएनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। समझिए ना कि इसको जो है ना 5वीं बौद्ध संगति भी कहा जाता है। प्रयाग में एगो मतलब सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ना हर्षवर्धन जो है ना हुएनसांग को अध्यक्ष बना दिया था, ब्राह्मण सभी गुस्सा गया, तो इसको जो एक संज्ञा दिया जाता है कि 5वीं बौद्ध संगति थी, लेकिन बौद्ध संगति नहीं था ये। और 6ठा समारोह में सम्मिलित हुआ, हुएनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किया था। हर्षचरित की रचना एवं कादम्बरी की रचना कौन किया था? बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष ने किया था। यानी हर्ष भी विद्वान था, ये भी रचना किया था। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उनके नाम से 3 नाटक लिखे। अब क्या कहा जाता है, लेकिन ऐसे मतलब रचनाकार तो वही माने जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो खुद नहीं किए थे, धावक नामक कवि ने रचना कर दिया और इनका नाम से अपना कर दिया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। याद रखिएगा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक, सारे देश का भी शासक नहीं था। हर्ष नीचे तो देख ही रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते हैं ना, उस समय जो है ना गुप्त कर रहे हैं, ये सातवाहने के समय जो है ना सामंती प्रथा चल गया था, तो नीचे वाला सब अपना छोटा मोटा उपाधि धारण करता, महाराज एवं महासामंत। हर्ष के महामंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। क्या कहा था? सचिव या अमात्य। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांत में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया है। लोकपाल, अन्ना हजारे वाला लोकपाल। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय। जिले की संज्ञा विषयपति जिला के बराबर होता है। विषय का विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। अब जिला के अंदर तहसील। ग्राम प्रशासन, ग्राम जो है शासन का सबसे छोटी इकाई, गुप्त समाज में यही था सबसे छोटी इकाई। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहता? चाट भाट। दंड पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। कौन? दंडपाशिक तथा दंडिक। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का प्रयोग उल्लेख मिला है। हर्ष के समय मथुरा, याद रखिएगा, मथुरा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र था। हर्षवर्धन के समय मथुरा जो था वह सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन तो मुख्य रूप से उत्तर भारत का ही शासक था। तो चलिए देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राजवंश का याद करना है, तो ट्रिक याद रखिए। चाप चौरा हो पांचों। चा से चालुक वंश, प से पल्लव वंश, चौ से चौहान वंश, रा से राष्ट्रकूट वंश, हो से होयसल वंश, पा से पाल वंश, चोल वंश। चाप चौरा हो पांचों। चालुक वंश, पल्लव वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, होयसल वंश, पाल वंश, चोल वंश। ठीक है, ये सब मेन वंश है दक्षिण भारत के। तो चाप चौरा हो पांचों याद रखिए, इससे महत्वपूर्ण राजवंश याद हो जाएंगे दक्षिण भारत के। सबसे पहला है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक थे सिंह विष्णु।
पल्लव वंश के संस्थापक कहाँ थे, कौन थे, सी विष्णु। इनकी राजधानी कहाँ थी, कांची, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में है तमिलनाडु ना, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कैसे याद होगा, कांचीपुरम, पलक पर क्या रहता है, कांची, आँख के पलक पर क्या रहता है, कांची, तो कांचीपुरम किसका है, पल्लव वंश का। और सी विष्णु जो है संस्थापक हैं। कीड़ा तार्जुनियम के लेखक भारवी सी विष्णु के दरबार में रहते थे। सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्धन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, 880 से 903 में ना, 880 से 903 ईस्वी में हुआ। एगो इम्पोर्टेंट है, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर के शैव बन गया। ये जैन था, बाद में शैव बन गया। अब आया इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट, महाबलीपुरम के काश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण कौन किए थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के काश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। रथ मंदिर की संख्या 7 है, जैसे सूरज भगवान का कहता है ना कि 7 गो घोड़ा, रथ में सूरज भगवान के 7 घोड़ा, उसी तरह से रथ मंदिर में संख्या क्या है, रथ मंदिर के 7 गो। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। एकाश्म नहीं होता है कि एक के प्रकार के, एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया, कौन थे, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा। बतापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। देखिए बतापी कोंड, देखिए दोस्तों, कोंड का मतलब होता है विजेता, कोंड का मतलब विजेता, यानी बतापी का विजेता। तो बतापी जो है, जब आगे पढ़िएगा चालुक वंश, तो चालुक में एक आएगा बतापी, चालुक बतापी। वही चालुक बतापी जो सबसे महत्वपूर्ण राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, पुलकेशिन द्वितीय चालुक बतापी के राजा थे, जिसने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि लिया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला और कहा कि तुम्हारा जो राजधानी था बतापी पर हम विजय प्राप्त किए हैं, तो हमारा जो उपाधि है वो हो जाएगा बतापी कोंड, यानी बतापी का विजेता, बतापी कोंड। सोचिए, पुलकेशिन द्वितीय को ही हरा दिया नरसिंह वर्मन, छोटा मोटा राजा नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि हर्षवर्धन को भी हराया था, और उसको हरा दिया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो याद रखिए, बतापी कोंड यानी बतापी का विजेता नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखिए, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था, यानी शैव धर्म का अनुयायी था। उसने लोकादित्य क्या किया, लोकादित्य, एक मल्ल, रण जय, अंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि की उपाधि धारण किया था। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। बताइए, गणेश मंदिर। आगे चलते हैं, परमेश्वर वर्मन जो था वो विद्या प्रेमी था। क्या था, विद्या प्रेमी। परमेश्वर वर्मन विद्या प्रेमी भी था, उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण किया। उसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद रखिएगा। कांची, ये इंपॉर्टेंट है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरों में सिंह, नरसिंह भगवान जो है ना, शंकर भगवान के कैलाश मंदिर बनवाए, ऐसे याद कर लिए ट्रिक। राज सिद्धेश्वर मंदिर, जिसको कैलाश मंदिर को क्या कहा जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापकला की शुरुआत हुई। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत का स्थापकला, द्रविड़ दक्षिण भारत में है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। तो नरसिंह वर्मन का याद रखिएगा, कैलाश मंदिर याद रखिएगा। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की
कर दे, तस्वीरें लगी है कांची के कैलाश मंदिर में, राजधानी था कांची तो राजधानी में बनाया। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, गर्दा उड़ा दिए तो। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये अलवार जो थी तिरुमल्लई अलवार नंदी वर्मन के समकालीन थे। अब चलिए एक और भी इम्पोर्टेंट, दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश, चोल वंश आप संगम काल में ही देखे थे, लेकिन वो शुरुआती था, बाद में बीच में कमजोर पड़ा, फिर चोल मजबूत हुआ। तो चोल में जो है 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। पल्लव पर चोल स्थापित हुआ, ठीक है। जो पल्लव के अवशेष पर कौन स्थापित हुआ? चोल। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। समझिए, चोल नौसैनिक शक्ति, याद रखिएगा, चोल जो है नौसेना के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन इंपॉर्टेंट है। चोल नीचे पूरा गर्दा उड़ेले थे, पूरा हिंद महासागर में जो है पूरा गर्दा उड़ेल थे इंडोनेशिया तक के। तो इनका संस्थापक कौन थे? विजयालय, जिसकी राजधानी तंजाउर का वास्तुकार, तंजाउर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन। चोल की राजधानी तंजौर या तंजाउर। राजराज पेरुच था। वास्तुकार कौन था? जैसे वास्तुकार तंजाउर का वास्तुकार राजराज पेरुथचान। विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया। जो संस्थापक था विजयालय, वो कहा कि नरकेसरी, केसरी मतलब जैसे हनुमान जी के केसरी, केसरी नंदन यानी वायु टाइप के, नरकेसरी उपाधि धारण किया। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया विजयालय। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया, एकदम स्वतंत्र आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय पाने के, अब पल्लव पर ये तो चोल बना था, पल्लव के अवशेष पर, तो पल्लव को हराएगा तब ना। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंदड़ राम की उपाधि धारण किया। आदित्य प्रथम यानी कि स्वतंत्र पूरी तरह से करा लिया कौन? आदित्य प्रथम, यानी वास्तविक समझिए कि एक तरह से हो गया। और विजयालय तो थे ही। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक वन को पराजित किया। प्रांतक पराजित हो गया, किसने? कृष्ण तृतीय से। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक वन को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजदीत मारा गया। तकोल्लम का जब युद्ध हुआ तो राष्ट्रकूट का जो कृष्ण तृतीय था वो प्रांतक को हराया, और प्रांतक के जो बड़ा लड़का था राजादित्य वो मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ से राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लिया। सोचिए, श्रीलंका तक के नीचे खदेड़ दिया चोल सब। चोल के बाद तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चोल वाला ही हार गया ना। यहाँ पर प्रांतक प्रथम जो था चोल का था, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय जो था वो चोल वाला को हरा दिया, और उसका जो है राजादित्य बड़ा लड़का जो था प्रांतक प्रथम का मारा गया, ठीक ना। तो यहाँ पे चोल का ही कहानी चल रहा है। तो चोल का जो है राजराज प्रथम ही मस्त है। राजराज प्रथम जो है ना, समझिए कि नरेंद्र बाबू जैसा महान है। राजराज प्रथम ये क्या किया? तो ये कहा कि रुको, श्रीलंका तक के, सोचिए चोल के नौसेना नीचे श्रीलंका तक के जो है श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ के महिम पंचम को भगा करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोपन में शरण लिया, वो भाग करके। राजराज प्रथम जो है श्रीलंका को विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्मीर चोल मंडलम बनाया। पोलनरुबा को इसकी राजधानी बनाया। बताइए, श्रीलंका को जीत लिया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम जो है इंपॉर्टेंट है, और उसने क्या किया? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजराज प्रथम से भी राजेंद्र बाबू जैसा मान लीजिए, सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजराज प्रथम भी इम्पोर्टेंट है, उसने तो श्रीलंका के शासक को भगा दिया मार करके। ये देखिए क्या कांड कर रहे हैं राजेंद्र बाबू वाला,
इसको याद रखे राजेंद्र बाबू पर, राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र बाबू पर। क्यों भाई? तो गंगई कोंड चोल की उपाधि लिया था। क्या किए थे? राजेंद्र प्रथम जो है शासनकाल में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल, यानी कि गंगई कोंड यानी कि जैसे गंगा किनारे है ना ये बंगाल, तो वो बोला कि गंगई कोंड यानी कि गंगा के कोंड, कोंड मतलब क्या होता है? विजेता, यानी गंगा के जो क्षेत्र उसका हम विजेता हैं। कौन? तो चोल, तो गंगई कोंड चोल। कौन? राजेंद्र प्रथम उपाधि लिया था। और नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। वहीं पे एगो तालाब बनाया जिसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। तो याद रखें राजेंद्र बाबू जैसा राजेंद्र प्रथम था। और राजराज प्रथम भी तो इम्पोर्टेंटे है। इसने क्या किया? राजराजेश्वर मंदिर बनाया, श्रीलंका के राजा को हराया। ठीक, राजेंद्र प्रथम क्या किए? बंगाल के राजा महिपाल को हराए। दोनों का ही कारनामे किया। दोनों राजेंद्र बाबू से रिलेटेड मान लीजिए। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों गर्दा उड़ा दिए। चोल काल में भूमि के प्रकार: बेल न बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदे यानी ब्राह्मण को देव यानी ब्राह्मण को दो उपहार में, शालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, जैसे होता है ना पाठशाला, तो इसे याद रखिए विद्यालय के रख रखाव की भूमि। बेलन बगई गैर ब्राह्मण को, देवदान या तिरुन मठ इक्किनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चमदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान था महमूद किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के। चलिए अब राजेंद्र द्वितीय देखते हैं। राजेंद्र द्वितीय जो था, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाया था। चोल और राष्ट्रकूट में, राष्ट्रकूट इधर जो है ना, पहले पल्लव आया, उससे भी राष्ट्रकूट लड़ाई किया, फिर चोल आया, चोल से भी राष्ट्रकूट लड़ाई किया। ऐसा समझ लीजिए एक तरफ राष्ट्रकूट और इधर पल्लव चोल दोनों से लड़ाई किया। पल्लव के बाद फिर आया चोल, दोनों से लड़ाई किया राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट भी बड़ी शक्तिशाली था। ये राष्ट्रकूट जो है ऊपर जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राष्ट्रकूट भी कम नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। बताइए था विक्रम चोल कैसन काम कर रहा था? अभावग्रस्त जनता से राजस्व वसूल रहा था और मंदिर निर्माण कर रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। वो कुलोत्तुंग द्वितीय था, क्या किया? चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार कराया, उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया। इस समुद्र में फेंकवा दिया कुलोत्तुंग। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी को सेरुंद्रम नीचे वाला शेर है, ऊपर वाला पेरुंद्रम। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उदन कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी, उदन कुटम। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में और कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेल्लाल जाति को, जो धनी किसान थे उसको, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में भूवेद बेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान और अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। स्थानीय, ये इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों का निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। उर क्या करता था? गांव की भूमि का अधिग्रहण करता था। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। सभा क्या थी? अग्रहार एवं यानी ऊपर वाला का
अगरा पिछड़ा कहते हैं ना, तो ये अग्रहार एवं ब्राह्मण बस्तियों को सभा थी, जिसे सदस्य को पेरुमलकल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होता था। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता, नगरम। चोल काल में भूमि कर कितना था? उपज का 1/3, और गुप्त काल में 1/6 न था, गाँव 1/6। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। बहुत ज़्यादा था उपज का, 1/3 सोच रहे 3 बोझा में 1 बोझा ले ही लेगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। अब जहाँ से भू राजस्व नहीं होता है वो सही थोड़ी बनेगा। उनके यानी अच्छा उग्र वाला, यानी कहता है कि अग्रणी होना चाहिए, यानी कि हाई लेवल का होना चाहिए। तो ऐसा भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व मिलता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ठीक है। उम्र 35 से 70 के बीच में। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण तो आराम से बन जाएंगे। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और क्या है, कोई पिछले 3 साल से जो है किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा है ना, तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। वाह, अच्छा है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि, यानी बिना कर के, चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाता था। कहते ना ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दीजिए। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे। सोना का सिक्का हो गया कलजू। तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुम प्रथम का राजकवि था। उनकी रचना कलिक तुपर्णी, कंबन, औटक्कुट्टन, पुगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा था। याद रखिएगा, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, औटक्कुट्टन, पुगलेदी। पंप पोन रन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। तो इंपॉर्टेंट ई वाला ज़्यादा है, पंप पोन रन कन्नड़ साहित्य, तमिल साहित्य वाला ई वाला है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो नटराज प्रतिमा देखते हैं शंकर जी का, नहीं देखते हैं जो डांस टाइप के, तो नटराज प्रतिमा जो है पहले औजार बॉक्स पर भी आता था, ज्योमेट्री बॉक्स पर, तो कहाँ से है? चोलकालीन ही बना था नटराज प्रतिमा, शंकर जी वाला, शंकर जी का डांस करता हुआ जो तांडव करते हैं ना, वैसा ही चोल कला का सांस्कृतिक सार एवं निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिना जाता है। चोल का जो कांसा का जो प्रतिमा बनता था उत्कृष्ट था बहुत ही। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव। चोल काल यानी 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। 10वीं शताब्दी वाला चोल काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। बड़ा गांव होगा तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। यही पराजित हुआ था ना परांतक प्रथम। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरायूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची। सोचिए गंगईकोंड चोलपुरम ले गया था ना, गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम। तो पहले उरायूर, तंजौर। चोल कला में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती। कौन करता था? बंगाल समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। वाह, धान से आदान प्रदान होता था। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे: बलंजियार, नानादैसी एवं मानीग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार संत कहते, पहले से ही पता है। अब आगे हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।